नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी दोस्तों। तो चलिए अब यह कहानी दीपक के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं दोस्तों। मेरा नाम दीपक है और पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं राजस्थान के सीकर जिले से रूपपुरा गांव का रहने वाला हूं। दोस्तों, हमारे गांव में आरा मशीन बहुत ज्यादा है जहां पर पेड़ों की कटाई का काम होता है। मेरे पिताजी भी पहले आरा मशीन पर पेड़ काटने का ही काम किया करते थे और अब मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूं तो मैंने ट्रक ड्राइविंग का काम अपना लिया। दोस्तों, यह घटना उन दिनों की है जब मैं राजस्थान से हरियाणा में माल की डिलीवरी करने का काम किया करता था। क्योंकि मेरे गांव में आरा मशीन ज्यादा थी तो मुझे मेरे गांव में ही काम मिल गया था और मैं मेरे गांव की आरा मशीन से ही लकड़ियां भरकर हरियाणा में पहुंचने का काम किया करता था। और अक्सर मैं माल की डिलीवरी शाम के समय ही लेकर निकलता था और फिर दूसरे दिन शाम तक मुझे जहां भी माल पहुंचाना होता था मैं वहां माल पहुंचा देता था। और उस दिन भी मैं ठीक हमेशा की तरह ही शाम के वक्त मेरे माल की डिलीवरी लेकर निकला था। अब मुझे सफर करते हुए काफी टाइम हो चुका था। धीरे धीरे शाम के ढलने के बाद रात हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि कोई अच्छा सा ढाबा देखकर कहीं पर खाना खाया जाए। और यही सोचकर कुछ दूर आगे चलने के बाद मुझे हाईवे के बगल में ही एक ढाबा नजर आता है। ढाबे को देखकर मैंने ट्रक की रफ्तार को थोड़ा धीमे किया। दूर से दिखने में वह ढाबा काफी ठीक ठाक लग रहा था, इसलिए मैंने उसी ढाबे पर खाना खाने का मन बना लिया और अपने ट्रक को उस ढाबे की पार्किंग में ले जाकर पार्क कर दिया। लेकिन इसके बाद जैसे ही मैं ट्रक से उतरा और जब मैंने चारों तरफ नजर घुमा कर देखा तो मैंने देखा कि उसे ढाबे पर कुछ ज्यादा चहल पहल नहीं थी। खैर, मैंने सोचा कि मुझे तो सिर्फ खाना खाना है और यही सोचकर जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि मेरे से पहले वहां पर कुछ और भी ट्रक ड्राइवर खाना खा रहे थे। उन लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत और हंसी मजाक करने के बाद मुझे भी जो खाना था मैंने वह ढाबे वाले को ऑर्डर कर दिया। कुछ ही देर बाद ढाबे वाला मेरा खाना लेकर आ गया और इसके बाद मैंने खाना खाना शुरू किया। अभी मैं खाना खा ही रहा था कि तभी मेरी नजर अचानक खाना खाते वक्त उस ढाबे के बाहर खड़े एक छोटे बच्चे पर गई। वह बच्चा बड़ी मासूम नजरों से मेरी ओर देख रहा था। तभी मैं उस बच्चे की तरफ से अपना ध्यान हटाते हुए फिर से खाना खाने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद यही के आसपास का कोई बच्चा होगा। लेकिन खाना खाते वक्त एक बार फिर से मेरी नजर उस बच्चे की तरफ गई और वह बच्चा अब भी मुझे एकटक देखे जा रहा था। इस बार जब मैंने उस बच्चे को गौर से देखा तो मुझे मालूम हुआ कि उस बच्चे ने शायद कोई स्कूल ड्रेस पहन रखी है और उसके कंधों पर पीछे की तरफ बैग भी लटका हुआ है। दिखने में वह बच्चा काफी मासूम लग रहा था। तभी मुझे लगा कि शायद उस बच्चे को भूख लगी होगी और मैंने एक बार उसके पास जाकर उससे पूछना चाहा। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अभी रात का काफी वक्त हो चुका है और इस वक्त यह बच्चा स्कूल ड्रेस और बैग के साथ यहाँ क्या कर रहा है। यही सोचने के साथ मेरे मन में एक शंका और उत्पन्न हो गई कि कहीं यह बच्चा स्कूल से आ वक्त अपना रास्ता तो नहीं भटक गया और शायद यह अपने घर वालों की तलाश में इधर से उधर भटक रहा हो और कहीं ना कहीं इसके घर वाले भी इसे ढूंढ ही रहे होंगे। यह सब सोचने के बाद उस बच्चे के लिए मेरे मन में काफी चिंता हो गई और साथ ही साथ उसका चेहरा भी इतना मासूम था कि किसी भी व्यक्ति को उसके ऊपर तरस आ जाए। इसीलिए मैं अपना खाना बीच में ही छोड़कर उठा और उस बच्चे के पास जाकर उससे उसका नाम पूछा और वह इस वक्त यहाँ पर अकेला क्या कर रहा है यह भी उसे जानने की कोशिश की। और तभी जो मैं पहले सोच रहा था वही जवाब उस बच्चे ने दिया। उसने मुझसे कहा कि वह स्कूल से आते वक्त अपने दोस्तों से बिछड़ गया है और अब उसके घर जाने में उसकी कोई भी मदद नहीं कर रहा है। यही बोलकर वह बच्चा थोड़ा मायूस हो गया, जिसके बाद मुझे उसके ऊपर काफी तरस आया और उसके लिए बुरा भी लगा। मैंने मन ही मन सोचा कि पता नहीं कितने टाइम से यह बच्चा भूख प्यासा यहाँ भटक रहा है। अभी मैं उससे खाने के लिए पूछने ही वाला था कि तभी अचानक से वह बच्चा बोल पड़ा, अंकल मुझे काफी भूख लगी है। यह सुनने के बाद मैं उस बच्चे को अपने साथ उस ढाबे पर लेकर गया और उसे अपने साथ खाना खाने के लिए बैठाया। पर वह बच्चा जो मेरी थाली में खाना था उसे नहीं खा रहा था। तभी मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, खा क्यों नहीं रहे हो।
तभी उस बच्चे ने मुझे जो उस वक्त कहा उसे सुनकर एक बार के लिए तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर फिर मुझे लगा कि कोई बात नहीं, बच्चे का मन है और सभी बच्चों का मन अक्सर ऐसा ही होता है। दरअसल उस बच्चे ने मुझसे कहा कि मुझे यह नहीं खाना, मुझे तो गुलाब जामुन, जलेबी और बर्फी इनमें से कुछ खाना है। फिर मैंने उसे खाने के लिए कुछ गुलाब जामुन दिलवा दिए, पर जब वह बच्चा उन गुलाब जामुन को खा रहा था उस वक्त उसके खाने का तरीका देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। उसके खाने के तरीके से ऐसा लग रहा था कि जैसे से कई दिनों से उसने कुछ खाया ही ना हो या फिर जिंदगी में पहली बार उसने गुलाब जामुन खाए हों। पर फिर भी मैं यह सोचने लगा कि कोई बात नहीं, बच्चा है और सभी बच्चे बचपन में ऐसे ही होते हैं। खाना खाते वक्त मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारा गांव कौन सा है। तभी उस बच्चे ने मुझे एक गांव का नाम लिया, पर मैं उस गांव के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। फिर जब मैंने उस ढाबे वाले से उस गांव के बारे में पूछा तो उसने बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर हाईवे के बगल में यह गांव है। तो फिर मैंने सोचा कि इसके माँ बाप इस बच्चे के लिए परेशान हो रहे होंगे, क्यों ना मैं ही इसे इसके गांव छोड़ दूं। फिर मैंने उस बच्चे से कहा कि क्या तुम मेरे साथ तुम्हारे गांव चलोगे? तो उसने हाँ में अपना सिर हिलाया और उसके बाद मैं उस बच्चे को लेकर अपने ट्रक की तरफ चल पड़ा। फिर मैंने उस बच्चे को अपने साथ अपने ट्रक में बिठाया और हाईवे के बगल से जो उसके गांव के लिए रास्ता जा रहा था उस रास्ते पर अपने ट्रक को ले लिया। अब तकरीबन रात के 10:30 बज चुके थे और मैं उस अनजान रास्ते पर उस अनजान बच्चे के साथ अपने ट्रक को लेकर जा रहा था। अब मैं ट्रक को लेकर उस रास्ते पर काफी दूर आ चुका था, लेकिन अभी तक भी मुझे उस रास्ते पर कोई भी गांव नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा और कितनी दूर है तुम्हारा गांव? तभी वह बच्चा बस मुझे चलते रहने का इशारा करता है और अब वह रास्ते धीरे धीरे बहुत ज्यादा वीरान और सूना होता जा रहा था। मुझे तो उस रास्ते को देखकर आगे कोई भी गांव होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। तभी मैंने उस बच्चे से फिर से कहा कि बेटा इस सुनसान रास्ते पर कितनी दूर और है तुम्हारा गांव? तो इस बार अचानक से वह बच्चा बोल पड़ा, आगे जाकर एक शमशान घाट आएगा, मुझे वहीं पर उतार देना। उस बच्चे की बात सुनकर मैंने अपने हाथ में पहनी घड़ी की तरफ अपनी नजर घुमाई और समय को देखकर मुझे उस बच्चे की यह बात बहुत अजीब लगी। तभी मैंने कहा कि शमशान घाट पर क्यों, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ही छोड़ देता हूं। वैसे भी अब मैं इतनी दूर आ ही गया हूं तो थोड़ी दूर और सही। खैर वैसे मुझे लेट तो बहुत ज्यादा हो रही है और अब इतनी दूर मुझे वापस भी तो जाना है। अभी मैं उस बच्चे से यह सब बातें कह ही रहा था कि तभी उसने मेरी बात को बीच में काटते हुए बोला, तुम्हें वापस कहीं नहीं जाना, तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे जीवन के सारे काम खत्म हो चुके हैं क्योंकि अब तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे। यह बोलकर वह बच्चा मेरी तरफ देखकर एक अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। इसी के साथ मैं थोड़ा डर गया, लेकिन उसकी बातों और उसकी मुस्कुराहट से ज्यादा मेरे डरने की वजह कुछ और ही थी। अभी तक वह बच्चा जो कुछ भी बातें मेरे से कर रहा था तो उसकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि यह कोई आम बच्चा ही है, लेकिन इस बार उसने जब अपना बोलने के लिए मुंह खोला तो मुझे एहसास हुआ कि यह कोई आम बच्चा नहीं है, क्योंकि इस बार जब वह बोला तो बोलते वक्त उसकी बच्चों की जैसी आवाज नहीं थी, बल्कि वह बहुत भारी आवाज में बोल रहा था, जैसे कोई बड़ा आदमी बोल रहा हो। अभी मैं बस डर के मारे एक तक उस बच्चे को देखे जा रहा था कि तभी अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उस बच्चे के मुंह से साइड के 2 दांत अपने आप ही होठों से बाहर निकलने लगे और उसका चेहरा भी धीरे धीरे बदलने लगा। एक वक्त के बाद उसका चेहरा ऐसा हो गया था जैसा किसी भयंकर एक्सीडेंट में पीसने के बाद किसी का हो जाता है। यह सब देखकर मेरे हाथ पांव पूरी तरीके से फूल चुके थे। अब मेरे समझ में आ चुका था कि यह कोई बच्चा नहीं बल्कि कोई जिन्न पिशाच है और आज मैं इसके चंगुल में बुरी तरीके से फंस चुका हूं। अब मुझे मेरे बचने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। तभी मैंने ट्रक को रोककर वहां से भागने की सोची। अभी मैं भागने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वह जो बच्चे के रूप में हैवान था वह मुझसे बोलता है कि अंकल आपने मुझे गुलाब जामुन तो खिला दिए, पर अब मुझे मांस खाना है और वह भी इंसानी मांस।
उसकी यह बातें सुनकर मैं पूरा पसीने से भीग चुका था। मेरे हलक से आवाज तक नहीं निकल रही थी। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि यह हैवान मुझे मारे या ना मारे, लेकिन कुछ ही देर में ट्रक कहीं पर ठुक जाएगी और मैं वैसे भी मारा जाऊंगा, क्योंकि अब मेरे शरीर पर कुछ भी काबू नहीं था। ना ही तो मैं अपने हाथ पैर हिला पा रहा था और ना ही मुंह से कुछ बोल पा रहा था। बस मैं मन ही मन भगवान को याद किया जा रहा था। तभी मैंने सोचा कि यह हैवान मेरे ट्रक में कैसे चढ़ सकता है, क्योंकि मैं तो मेरे ट्रक में हमेशा शंकर भगवान की मूर्ति रखता हूं। तभी मैंने केबिन में, जहां पर मैं हमेशा मूर्ति रखता हूं, उस तरफ नजर घुमाई तो देखा कि वहां पर मूर्ति नहीं थी। और इसी के साथ ही मुझे याद आया कि मैंने पहले ही दिन मेरे ट्रक की सर्विस करवाई थी और शायद इस दौरान सर्विस करने वाले ने मेरे ट्रक के अंदर से वह मूर्ति हटा दी थी। अब तो मैं बुरी तरीके से फंस चुका था। अभी मैं मन ही मन भगवान शिव को याद कर ही रहा था कि हे भगवान, मुझे इस मुसीबत से कैसे भी बचा ले। तभी मुझे सामने से वहां पर एक पुलिस की पीसीआर वैन दिखाई देती है और यह देखकर मैं समझ गया था कि मेरे बचने का सिर्फ यही एक मौका है। इसीलिए मैंने भगवान शिव का नाम लेकर अपने पूरे शरीर का जोर लगाया और ट्रक को रास्ते में वहीं पर सड़क के बीचों बीच घुमाकर रोक दिया। यह देखकर वह पुलिस की पीसीआर वैन भी वहीं पर रुक गई और उसमें से कुछ 3-4 पुलिस वाले नीचे उतरे। मैंने भी भगवान शिव का नाम लेकर ट्रक से नीचे छलांग लगा दी। मेरे छलांग लगाते ही उस शैतान ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह पुलिस वाले मेरे काफी करीब आ चुके थे और वह काफी ज्यादा गुस्से में थे। इसलिए जल्दी जल्दी मेरी तरफ बढ़े और मेरे पास आकर मुझसे कहने लगे कि क्यों भाई, शराब वगैरह पी रखी है क्या? ऐसे बीच रास्ते में गाड़ी कौन रोकता है, वह भी इस तरह से? तभी मैंने उन पुलिस वालों से कहा कि साहब, मुझे इस शैतान से बचा लीजिए। उन पुलिस वालों ने बड़े ही आश्चर्य के साथ मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा, किस शैतान की बात कर रहे हो? तभी मैंने उनसे कहा कि वही साहब जो ट्रक में केबिन में बैठा है। तभी पुलिस वालों ने ट्रक के केबिन की तरफ देखकर कहा कि केबिन में तो कोई भी नहीं है। तभी मैंने डर के मारे थरथरा हुए उन पुलिस वालों से कहा कि साहब, आप ठीक से देखिए, वह इसी के केबिन में बैठा है और मुझे जान से मारना चाहता है। लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने वही जवाब दिया कि केबिन में कोई भी नहीं है। फिर मैंने शुरू से लेकर अंत तक जो भी घटना मेरे साथ हुई, वह सारी घटना उन पुलिस वालों को बताई। तभी उन पुलिस वालों में एक थोड़ी ज्यादा उम्र के पुलिस वाले अंकल थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी बात समझ गया और मैं तुम्हारी बात से सहमत भी हूं। आज से कुछ साल पहले एक ट्रक वाले ने एक स्कूल के बच्चे को सड़क पर चलते वक्त टक्कर मारकर कुचल दिया था और तभी से उस बच्चे की आत्मा उस रास्ते से गुजरने वाले कई ट्रक वालों को परेशान करती है। आज तो तुम्हारा नसीब अच्छा था जो तुम बच गए, वरना कई ट्रक ड्राइवरों की तो लाश भी नहीं मिलती। और जिनका नसीब तुम्हारी तरह अच्छा होता है और जो बच जाते हैं, वो बचने के बाद बिल्कुल तुम्हारी तरह की कहानी हमको सुनाते हैं। मैं कई सालों से इस थाने में नौकरी कर रहा हूं, इसलिए मुझे इस क्षेत्र में होने वाली इस तरह की सभी घटनाओं के बारे में जानकारी है। तभी मैंने उन पुलिस वालों से कहा कि कृपया करके आप मुझे यहां से सुरक्षित बाहर निकालिए, और उस दिन उन पुलिस वालों की वजह से मेरी जान बच गई। ये वाक्य होने के बाद मुझे हमारे राजस्थान में कहीं जाने वाली बड़े बुजुर्ग लोगों की सिर्फ एक लाइन याद आ रही थी कि उड़ते तितर लेना इंसान को हमेशा परेशानी में ही डालते हैं। आप में से जो लोग राजस्थान से होंगे वह इस कहावत का मतलब जरूर जानते होंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और आप में से कौन कौन राजस्थान से है जो इस कहावत उड़ते तितर लेना का मतलब जानता है, वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल चलता हूं, बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।